विनोद, दिवाकर और अमन नदी किनारे खेत से कुछ सब्जियों को तोड़कर नदी किनारे बसे अपने घर में लाते हैं और जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो रिंकी बोलती है, नदी का पानी कितना गंदा हो गया, कितनी बदबू आ रही है। मुझसे तो इस बदबू की वजह से खाना भी नहीं खाया जा रहा है। इस बार हमारी फसल अच्छी हुई है पर बारिश है जो होने का नाम नहीं ले रही। कहीं हमारी फसल बारिश न होने की वजह से सूख न जाए। वो तो तूने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। सोचा था नदी का पानी खेत में डालूं, पर नदी का पानी भी पिछले 2 महीने से कितना गंदा हो गया है। नदी के पानी से शुरू में हमने खेती की और पिछले 2 महीने से कैसे कैसे हम पानी साफ करके खेती को उपजा रहे हैं, ये तो हमें ही पता है। अगर इस बार फसल अच्छी होती तो हम लोग नदी के दूसरी तरफ जाकर बड़े व्यापारियों के पास अपनी सब्जियों को बेच पाते। नदी के उस तरफ कैसे जाएंगे जी आप? नदी का पानी इतना गंदा है कि अब कोई नाव नहीं चलती और पुल भी टूट चुका है। दादी, नदी का पानी साफ भी होता है और नदी का पानी हम खेत में भी तो डाल सकते हैं। मैंने बहुतों को देखा है ऐसा करते हुए। मेरी पोती बिल्कुल सही कह रही है। मैं कल ही गांव वालों से बात करूंगा और हम सभी मिलकर नदी को साफ करेंगे ताकि पाइप और मोटर की मदद से नदी का पानी खेत में जा सके। इस बार गरीब विनोद की फसल अच्छी हुई थी, इसलिए वो अपनी फसल पर पूरी मेहनत करना चाहता था। फिर पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह विनोद गांव के खेती करने वाले कुछ लोगों को नदी के पास इकट्ठा करके नदी को लेकर बातें करता है। भाइयों, इस बार हम सबकी धान, गेहूं और सब्जी की खेती काफी अच्छी हुई है। क्यों न हम नदी की सफाई करके नाव चालू करें ताकि नदी की दूसरी तरफ जाकर बड़े बड़े साहूकार को अपनी सब्जियां बेच सके। विनोद भैया, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर नदी की सफाई करेगा कौन? वो देखो तुम कैसे औरतें नदी में ही कूड़ा फेंके जा रही हैं और बच्चे अपनी गाय भैंसों को नदी में नहला रहे हैं। आदमी के कहने पर सब देखते हैं कि नदी पर ही कुछ औरतें कूड़ा फेंक कर जाती हैं और बच्चे अपनी गाय भैंस को नहला रहे हैं। ये देखकर गांव वाले मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं और जब विनोद अपने परिवार के साथ गांव वालों को ही नदी गंदा करता देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है, जिसके बाद पूरा परिवार खुद नदी साफ करने का जिम्मा उठाता है। अब एक तरफ विनोद की बड़ी बहू एक जाल से नदी का कूड़ा हटा रही होती है तो दूसरी तरफ शांति अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर नदी किनारे की सफाई करती है और पूजा कूड़ा फेंकने से औरतों को मना करती है। आंटी जी, आपका घर तो इस नदी से काफी दूर है, आपको बदबू नहीं आती और ना ही कोई परेशानी है, पर मैं गर्भवती हूँ, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। हम लोग नदी साफ कर रहे हैं तो आपसे विनती है कि आप लोग नदी गंदा ना करें। बहू, कर तो तुम ऐसे रही हो जैसे कि तुमने नदी ही खरीद ली हो कूड़ा फेंकने की। और भी जगह है, यहाँ नहीं फेंकने दोगी तो क्या हम कहीं और फेंक लेंगे? और एक बात याद रखना, तुम और तुम्हारा परिवार मिलकर इस नदी की सफाई नहीं कर पाएगा। पूरा परिवार मिलकर हर रोज नदी साफ करता और गांव के लोगों को नदी गंदी करने से भी रोकता है और खुद बाल्टी में पानी भरकर खेत तक ले जाते हैं। ये मैं 5वीं बाल्टी नदी से भरकर खेत में डालने के लिए जा रही हूँ। माँ जी, अब आपको आराम कर लेना चाहिए। मैं देवर जी और दिवाकर है ना। हाँ माँ, अब तुम घर जाकर आराम करो, तुम्हारे बदले मैं काम कर लूंगी। भाभी गर्भवती है, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। अपनी बहू और बेटी के कहने पर शांति आखिरी बार खेत में पानी डालकर घर चली जाती है। तो वहीं अब भी पूरा परिवार एक एक करके नदी से बाल्टी में पानी भर के सब्जियों के खेत में डाल रहा होता है, जिससे सब्जियां और तरोताजा हो जाती हैं। कुछ देर में पूरा परिवार घर आता है और जैसे ही वो लोग घर में आराम करने के लिए बैठते हैं, बाहर काले बादल छा जाते हैं और तेज आंधी तूफान चलने लगता है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। मौसम कितना अच्छा हो गया है। बस अब बारिश हो जाए थोड़ी सी, ताकि हमें नदी से पानी ले जाकर खेतों में न डालना पड़े। चिंता मत कीजिए, जैसा मौसम बना है देखकर लगता है अच्छी बारिश होगी। अच्छा मौसम देखकर पूरा परिवार काफी खुश हो जाता है और वो लोग जब एक बार फिर से बैठकर खाना खाने लगते हैं तो बाहर तेज झमाझम बारिश होने लगती है और खाने पर से उठ रिंकी अपने परिवार से बोलती है, माँ, बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मैंने अपना खाना भी खत्म कर लिया। क्या मैं बाहर बारिश में थोड़ी देर नहाने जाऊँ? हाँ जाओ, पर ज्यादा देर मत नहाना वरना बीमार पड़ जाओगे। भैया, अब तो हमारी सारी टेंशन ही खत्म हो गई। इस बार की फसल काफी अच्छी हुई है और हमने नदी भी साफ कर दी है। अब नाव चल सकती है। अब नदी की दूसरी तरफ जाना है क्योंकि यहाँ पर सब्जी बेचने में मुनाफा नहीं होता। बाहर हो रही तेज बारिश को देखकर सभी घर वालों के मन में एक नई उम्मीद जाग जाती है और वो लोग रात को आराम से सो जाते हैं। पर जब सुबह उनकी आंख खुलती है तो अब भी बारिश हो रही होती है। अब हर जगह पानी भर चुका था। ये देखकर पूरा परिवार परेशान हो जाता है। हम चाहते थे कि अच्छी बारिश हो क्योंकि काफी दिनों से बारिश नहीं हुई थी, पर इतनी ज्यादा बारिश से तो हमारी सब्जियां ही खराब हो जाएंगी। अब हम क्या करें?
इतनी मुश्किल से इस बार हमारी इतनी अच्छी खेती हुई थी। सोचा था नदी के दूसरी तरफ जाकर सब्जियां बेचेंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे, बहू की डिलीवरी हॉस्पिटल में कराएंगे। पर अब तो नदी का भी पानी बढ़ गया है, कैसे नदी पार करके जाएंगे? और हमारा सब्जी का खेत, मुझे अभी खेत जाना होगा। जो परिवार बारिश होने का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था, अब वही चाहता था कि बारिश रुक जाए। अब जैसे ही बारिश कम होती है, पूरा परिवार खेत जाता है। सब्जियों की खेती में घुटने तक पानी भर चुका था, जिसे देखकर दिवाकर और उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता है। खेत में तो घुटने तक पानी भर गया है, अब कैसे पानी कम करें? अगर खेत से पानी नहीं निकाला तो सारी सब्जियां गल जाएंगी। सुनिए जी, हम घर में एक बड़ा सा पाइप लेकर आए थे ताकि उसकी मदद से नदी का पानी खेत तक ला सके। क्यों ना अब उसी का इस्तेमाल हम खेत के पानी को नदी में डालने के लिए करें। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अभी घर से पाइप लेकर आती हूँ, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। मोटर की भी जरूरत पड़ेगी, मैं भी किसी से मोटर मांग कर लाती हूँ। काजल घर से मोटा पाइप लेकर आती है तो वहीं शांति कहीं से मोटर मांग कर लाती है। अब विनोद अपने बेटों के साथ खेत में मोटर और पाइप लगा देता है, जिससे खेत का सारा पानी नदी में आने लगता है। ये देख अब सभी गांव वाले भी उन्हीं की तरकीब को अपनाते हैं और खेत के पानी को नदी में छोड़ देते हैं, जिससे नदी का पानी तो बढ़ जाता है पर उनके खेत का पानी कम हो जाता है। अब लगता है कि हमारी फसल बर्बाद नहीं होगी। हमारी फसल भी तैयार हो गई है पिताजी। चलिए आज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्जियां तोड़ लेते हैं। फिर से काले बादल छा रहे हैं, इससे पहले कि बारिश हो कुछ सब्जी तोड़कर गांव में ही बेच देंगे। इतना बोलकर पूरा परिवार खेत में से बैंगन, गोभी जैसी सब्जियां तोड़कर टोकरे में भरने लगता है। अभी पूरे परिवार ने थोड़ी सी सब्जी तोड़ी ही थी कि तेज बारिश होने लगती है। बारिश तो फिर से शुरू हो गई। जितनी सब्जियां 50 साल तोड़ ली हैं, उतनी ही लेकर घर चलते हैं। माँ जी, आप पूजा, काजल और रिंकी के साथ घर जाओ। अगर हम इसी तरह बारिश, पानी, नदी देखते रहे तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। अभी हमारी जितनी ताजा सब्जी है हमें तोड़ लेनी चाहिए ताकि हम कल मार्केट में इन्हें बेच सके। आरती भाभी सही कह रही हैं, आप सब घर जाओ, हम सब्जी तोड़कर ही घर आएंगे। शांति, पूजा, काजल और रिंकी के साथ घर जाती है तो वहीं आरती अपने पति, देवर और ससुर के साथ सब्जियां तोड़कर घर आती है। अगली सुबह होते ही वो लोग ठेले पर अपनी ताजा सब्जियां तैयार करते हैं और उन्हें बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। बारिश की वजह से बहुत कम सब्जी वाले बाजार में होते हैं, जिस वजह से उनकी सब्जियां अच्छे से बिकती हैं। भैया 1 किलो बैंगन और 4 किलो आलू कर दो। इस बारिश की वजह से पता नहीं बाजार अब जा पाऊं या ना जा पाऊं। हाँ बहन, क्यों नहीं, वैसे भी काले बादल छा गए हैं, बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। विनोद, दिवाकर और अमन इस बारिश का पूरा फायदा उठाते हैं और काफी महंगे दाम पर सब्जी बेचते हैं। देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है और वो लोग बारिश में भीगते हुए घर आते हैं। और अगली सुबह जब बारिश बंद हो जाती है तो विनोद अपने दोनों बेटों के साथ पहले एक नाव बनाते हैं और फिर 2 कट्टों में सब्जियां भरता है और उन्हें नाव में रखकर नदी के दूसरी तरफ जाने लगता है। जिन्हें नदी से जाता देख आरती कहती है, बारिश का सीजन है, सब्जियां महंगी होती हैं, आराम से जाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे नदी के इस तरफ हमारी सब्जियां बिकी हैं, वैसे ही नदी के उस पार भी बिकेंगी। आप तीनों आराम से जाओ, मैं माजी और काजल के साथ यहाँ कुछ सब्जियों को बेच लूंगी। विनोद अपने दोनों बेटों के साथ नाव पर सब्जियों का कट्टा रखता है और नदी पार करते हुए नदी के दूसरी तरफ जाता है और सब्जी मंडी में जाकर अपनी सब्जियां बेचता है। तो वहीं घर के बाहर आरती, काजल भी सब्जियां बेचती हैं और शांति भी गली गली जाकर बारिश में सब्जी बेचती है। और इस तरह एक गरीब परिवार इस बारिश के मौसम में भी नदी के पास रहकर भी अपनी फसल बर्बाद होने नहीं देता और अच्छी खासी आमदनी करके अपना घर चलाते हैं। और कुछ ही महीने बाद पूजा की डिलीवरी एक अस्पताल में होती है और पूरा परिवार पूजा और उसके बच्चे का नदी किनारे बारिश में अच्छे से ख्याल रखते हैं। बारिश में 10 तरह के पकौड़े बेचकर माला माल हुई गरीब सास बहू। तेज बारिश होने की वजह से और बाजार में पानी भरने की वजह से सभी सब्जी वाले अपनी सब्जी का ठेला वापस लेकर जाने लगते हैं। पर बाजार में चाय पकौड़े वाला भी खड़ा होता है। उसके पास कुछ ग्राहक भी खड़े थे। तो वहीं एक लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ, काले बादल छाए हुए हैं, फिर से बारिश हो सकती है, थोड़े से प्याज के पकौड़े ले लो ना। अरे बेटा, रोज एक ही प्याज के पकौड़े खाकर तेरा मन नहीं भरता क्या? अगर प्याज के अलावा और कोई दूसरे पकौड़े बिक रहे होते तो लेने की भी सोचते हैं। माँ जी, बारिश में चाय पकौड़े को कितनी डिमांड होती है ना, पर लगता है कि लोग एक ही तरह का पकौड़ा खाकर बोर हो रहे हैं। हाँ बहू, लग तो रहा है, पर हम सब्जी बेचने वाले क्या कर सकते हैं। अब जल्दी घर चल, खराब सब्जी अलग करनी है, वरना सुबह तक जो सब्जी सही है वो भी खराब हो जाएगी। आरती और सुमित्रा सब्जी का ठेला लेकर घर जाती हैं, जहां वो दोनों देखते हैं कि उनके घर की छत टपक रही है। अच्छा हुआ माँ, दादी जो आप दोनों आ गए, देखो ना घर की छत कितनी टपक रही है। मैं बैठकर पढ़ाई कर रहा था,
पढ़ाई भी नहीं कर पाया। माँ जी सब्जी भी नहीं बिक रही और विवेक जी का भी काम नहीं चल रहा। बारिश का महीना भी आ चुका है, कैसे घर चलेगा। टपकती छत देखकर दोनों सास बहू परेशान हो जाती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर जब दोनों सास बहू सब्जी बेचने के लिए ठेला लेकर निकलते हैं, अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और दोनों सास बहू सब्जी के ठेले को पन्नी से ढक खुद चाय पकौड़ी की दुकान के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अंकल जल्दी से मेरे लिए 20 रुपए के पालक के पकौड़े पैक कर दो। वैसे आपके पास और कौन से पकौड़े हैं? बेटा मैं तो सिर्फ प्याज के और पालक के पकौड़े ही बेचता हूँ। भाई साहब आपका सही है, बारिश हो या ना हो आपके चाय पकौड़े बिक जाते हैं। हम सब्जी वालों को तो बड़ी परेशानी होती है इस मौसम में। हाँ वो तो है बहन, पर कई बार पकौड़े भी नहीं बिकते, लोगों की अलग अलग डिमांड जो होती है। कुछ देर में बारिश रुक जाती है और दोनों सास बहू गली गली जाकर सब्जियां बेचती हैं और इस बार जब वह दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि जमीन गीली है, साथ ही विवेक के हाथों से भी खून बह रहा है। आपको इतनी चोट कैसे लग गई और आपने पट्टी क्यों नहीं करवाई? पट्टी करवाने जाता तो ज्यादा पैसे लगते, इसीलिए दुकान से दर्द की दवाई ले ली है। पर यह खून रुक नहीं रहा। तुम एक काम करो, कोई खराब कपड़ा बांध दो चोट पर। विवेक को इतने दर्द में देख आरती को बहुत बुरा लगता है और कुछ देर बाद आरती खाना बनाते हुए बोलती है, माँ जी इस बारिश की वजह से हमारी आधे से ज्यादा सब्जियां खराब हो जाती हैं। बारिश में सही से सब्जी बिकती भी नहीं। क्यों ना हम भी इस बारिश के मौसम में चाय पकौड़े बेचने का काम करें अपने ठेले पर ही। आरती कैसी बात कर रही हो? अगर चाय पकौड़ी का बिजनेस नहीं चला तो फिर क्या करोगी? घर में जो खाने को मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। नहीं चला तो दोबारा सब्जी बेचना शुरू कर दूंगी। माँ जी आजकल लोगों की डिमांड बहुत है, क्यों ना हम 5 तरह के पकौड़े बेचें, इससे लोग हमारे ठेले पर आना पसंद करेंगे। माँ जी आपने देखा है ना लोगों की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। माँ मेरे स्कूल की भी फीस नहीं गई, आज टीचर स्कूल में डांट रही थी। बहू बिल्कुल सही कह रही है, हमें एक बार तो कोशिश करनी चाहिए। और अब घर की कुछ जरूरतें भी ऐसी हो गई हैं जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है। सुमित्रा और आरती के काफी समझाने पर विवेक मान जाता है और अगली सुबह होते ही दोनों सास बहू बैठकर आलू, प्याज, पालक, गोभी और मिर्च काटना शुरू कर देती हैं। माँ जी इतने पकौड़े सही हैं, मैं बाहर देख कर आती हूँ विवेक जी चाय पकौड़े बनाने का सारा सामान लेकर आए या नहीं। आरती बाहर जाती है और वो देखती है कि विवेक ने ठेले पर छोटा सा गैस सिलेंडर, जरूरत के कुछ बर्तन, तेल और जरूरी सामान ठेले पर अच्छे से लगा दिया है। अरे आप तो सामान के लिए गए थे और आपने हमारा ठेला भी तैयार कर दिया। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जितने भी पकौड़े कटे हैं सारे ठेले पर रख लो, मैं जा रहा हूँ मजदूरी करने। विवेक का साथ पाकर आरती को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर में दोनों सास बहू अपनी चाय पकौड़ी का ठेला लेकर बाजार जाती हैं और 2 लकड़ियां जमीन पर लगाकर उसके ऊपर बड़ी पन्नी लगाती हैं ताकि बारिश में उन्हें पकौड़े बनाने में दिक्कत ना हो और ना ही ग्राहकों को पकौड़े लेने में। आइए आइए बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाइए। बहन तुम्हारी चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, वैसे कौन से पकौड़े हैं तुम्हारे पास? बहन हमारे पास तो 5 तरह के पकौड़े हैं, आलू, प्याज, गोभी, पालक और मिर्च। अच्छी बात है बहन, कम से कम तुमने 5 तरह के पकौड़े तो रखे, पर मेरा तो बैंगन और लौकी का पकौड़ा खाने का दिल कर रहा था। पर कोई बात नहीं, तुम जो पकौड़े बेच रही हो वही चाय पकौड़े दे दो। उस औरत की अलग पकौड़े की डिमांड सुन दोनों सास बहू उदास हो जाती हैं, पर फिर भी वो अपना काम नहीं रोकती और धीरे धीरे उनके पास ग्राहक आने लगते हैं। सुबह से शाम तक वह लोग अपने सारे पकौड़े बेच देते हैं। माँ जी आजकल लोगों को वैरायटीज कितनी ज्यादा पसंद है, क्यों ना हम अब अपने 5 तरह के पकौड़ों को 7 तरह के पकौड़ों में बदल दें। क्या पता उस औरत की तरह और भी काफी लोग हैं जिन्हें बैंगन के और लौकी के पकौड़े पसंद हैं। बात तो सही कह रही है बहू, पर हमारे पास बैंगन और लौकी कहाँ है, ये तो हमें खरीदना पड़ेगा। माँ जी अब बिजनेस किया है तो थोड़ा पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। उस औरत की बात सुन घर जाकर दोबारा आरती बाजार जाती है और 2-2 किलो लौकी और बैंगन लेकर घर आती है। अगले दिन फिर से दोनों सास बहू ठेला लगाती हैं और इस बार अचानक बारिश हो जाती है और उसी में जब गर्मा गर्म सुमित्रा पकौड़े तल रही होती है तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है और लोग अपने आप उसके पास आने लगते हैं। क्या खुशबू आ रही है पकौड़े की। बेटा तुम भी जो पकौड़े बनाती हो उन सभी में से एक एक पकौड़ा और चाय दे दो मुझे। बारिश में मुझे चाय पकौड़े बहुत पसंद है। अंकल जी 20 रुपए के 100 ग्राम पकौड़े हैं, पर कोई बात नहीं, मैं आपको सभी में से एक एक पकौड़े दे दूंगी। बड़े ही प्यार से आरती अपने ग्राहकों को उस बारिश में चाय पकौड़े दे रही होती है, तभी वहाँ कुछ बच्चे पकौड़े लेने आते हैं। आंटी आधा किलो पकौड़े पैक कर दो, घर ले जाना है, और उसमें पत्ता गोभी और मिक्स पकौड़े जरूर डालना। पर बेटा हम पत्ता गोभी और मिक्स वेज पकौड़े नहीं बेचते।
पर माँ ने तो कहा था आप बहुत तरह के पकौड़े बेचते हो। पर कोई बात नहीं, आपके पास जितने भी तरह के पकौड़े हैं आप वो सब मिक्स करके मुझे आधा किलो दे दो। उस बच्चे के कहने पर सुमित्रा जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े निकालती है और आरती चाय छानकर अपने ग्राहकों को देती है। और सुमित्रा तराजू में आधा किलो पकौड़े तौलकर उस पर चाट मसाला डालकर लिफाफे में पन्नी से पैक करके उस बच्चे को दे देती है। और इस तरह दोनों सास बहू के दिमाग में और वैरायटी के पकौड़े बेचने का आइडिया आता है। और अब धीरे धीरे दोनों सास बहू 10 तरह के पकौड़े बेचना शुरू कर देती हैं। कितने तरह के पकौड़े बेचते हैं आप? वाह, मैंने आपसे आधा किलो लिया और इसमें मुझे आलू गोभी, प्याज, पालक, मिक्स वेज, पत्ता गोभी, मिर्च, हर तरह का पकौड़ा मिल गया। वह इसलिए क्योंकि हम 10 तरह का चाय पकौड़ा बेचते हैं। इस तरह सुबह से शाम तक दोनों सास बहू चाय पकौड़े बेचकर घर आती हैं और विवेक कुछ पैसे अपनी बीवी को देते हुए कहता है, चाय पकौड़े अच्छे बिक रहे हैं और मैंने भी कुछ पैसे जोड़ लिए हैं। एक बार गिनकर देखो, क्या हमने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि हम अपने घर की छत की मरम्मत करवा सकें? क्योंकि कल भी जब बारिश हुई थी तो घर में पानी भर गया था और जब मैं घर आया तो मैंने गोलू को देखा घर से पानी निकालते हुए। पूरे 50,000 रुपए हो गए। हमारी छत की मरम्मत बहुत अच्छे से हो सकती है। फिर तो मैं कल ही अपनी आंखों के सामने पहले छत की मरम्मत करवाऊंगा। कुछ दिनों में चाय पकौड़े बेचकर आरती और सुमित्रा इतने पैसे जोड़ लेती हैं कि वो अपने घर की छत की मरम्मत करवा सके। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोता हुआ गोलू अपनी माँ और दादी के पास पहुंचता है, जहां दोनों सास बहू चाय पकौड़े बेच रही होती हैं। क्या हुआ गोलू, तू रो क्यों रहा है और स्कूल से सीधा यहाँ क्यों आया? स्कूल वालों ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। कहते हैं जब तक 4 महीने की फीस जमा नहीं होगी वो मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगे। क्या उन्होंने ऐसा कहा? तू अभी मेरे साथ स्कूल चल। 2 दिन इनसे रुका नहीं जा रहा था। माँ जी, आप चाय पकौड़े और ग्राहक को देखो, मैं अभी आती हूँ। आरती गुस्से में सारे पैसे लेकर गोलू के साथ स्कूल जाती है और उसकी 4 महीने की फीस और 1 महीने का एडवांस भर के घर आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और चाय पकौड़े बेचकर धीरे धीरे वह अपनी जरूरत की सारी चीज पूरी कर लेती है। यहाँ तक कि अब वह अपनी चाय पकौड़ी के ठेले के पास कुछ कुर्सी और टेबल भी लगा देती है ताकि बारिश में ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बैठकर चाय पकौड़े के मजे ले सके। ऐसे एक दिन तेज बारिश हो रही होती है और आरती बेसन में हर तरह के पकौड़े को लपेट के गरम कढ़ाई में तल रही होती है। तभी वहाँ उसकी एक पड़ोसन आती है और उससे कहती है, आरती, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। सब्जी बेचना छोड़ तुमने जब से चाय पकौड़े का कारोबार शुरू किया है तुम तो माला माल हो गई हो। वरना तुम ही सोचो ना, इतने कम समय में कौन अपनी सारी जरूरतें पूरी कर पाता है। पर तुमने कुछ ही महीनों में अपनी जरूरत की सारी चीज पूरी कर ली और ये सब तुम सास बहू ने अपने दम पर किया है। अपनी पड़ोसन की बात सुन दोनों सास बहू को काफी अच्छा लगता है और इसी तरह बहुत जल्द वो लोग चाय पकौड़े के छोटे से ठेले को एक दुकान में बदल लेते हैं।